नहीं मालूम था विनय सिंह इतने अच्छे ओरेटर हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और कोई बोलता है तो मैं केवल आवाज़ ही नहीं सुनता हूँ, मैं चेहरा भी देखता हूँ। शब्द ही नहीं होते, बल्कि विनय सिंह के अंदर मैंने भाव भी देखा है उसमें। मंचासीन हम सब लखनऊ वासियों की जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी और ऊर्जावान रक्षा मंत्री जी का पूरा ध्येय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं चाहता हूं ये तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। माननीय जी को लगे कि ध्येय परिवार उनके स्वागत के लिए कितना उत्सुक है। हमारी प्रथम नागरिक हमारे शहर की मेयर साहिबा, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे एमएलसी साहब मुकेश शर्मा जी, और अंत में खान साहब, जिनके बिना शायद ध्येय का कारवां पूरा नहीं होता। आज से 20 साल पहले सोचिए, आईआईटी दिल्ली का एक ग्रेजुएट जिसको एक सॉफ्टवेयर कंपनी से लाखों का पैकेज मिला हो और ध्येय के पास सिर्फ एक विचार हो। विचार है, संसाधन नहीं है। कुछ भी करने का जज्बा तो है, लेकिन कुछ भी अपने पास नहीं है जिससे किया जा सके। और मैं अपने उस मित्र से कहता हूं, जिसके पास आईआईटी दिल्ली की तरफ से ढेर सारे कैंपस प्लेसमेंट हों, कई पैकेजेस हों, और वो अगर ध्येय के विचार को चुनता है तो आप समझ सकते हैं कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, सिर्फ अपने लिए कुछ करना नहीं चाहता। तो खान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम ध्येय को यहाँ तक पहुँचा सकें। अब हमसे कहा गया था कि माननीय जी के बारे में कुछ कहिए। जिस व्यक्ति ने 50 साल सार्वजनिक जीवन को दिए हों, जो भारत के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, कृषि मंत्री रहा हो, गृह मंत्री रहा हो, वर्तमान में रक्षा मंत्री रहा हो, उसके लिए मेरे पास क्या शब्द हैं कहने को। आप जानते हैं कि इस गूगल के युग में हर व्यक्ति के बारे में हर चीज़ आदमी जानता है, लेकिन मैं तो शिक्षक हूँ। मैं तो कुछ ऐसी बात भी जानता हूँ जो गूगल भी शायद नहीं जानता। और उसमें 2 कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगा जो शायद माननीय जी भी रिकॉल करें, और जो मुझसे भी जुड़ी हुई हैं और माननीय जी से भी जुड़ी हुई हैं। बात 1998 की है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टल के 2 लड़के कहीं इंदिरा नगर में जाते हैं, उनका कहीं झगड़ा हो जाता है। वहाँ के कुछ स्थानीय अपराधी उन्हें गोली मार देते हैं। वो दोनों बच्चे मर जाते हैं। और आप जानते हैं कि अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के बच्चे मर जाएं तो छात्र कितने उत्तेजित हो जाएंगे। उनका गुस्सा, उनकी नाराज़गी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। युवा का मतलब ही होता है ऊर्जावान होना, और ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है और विध्वंसात्मक भी। जाहिर बात है कि बच्चे बहुत उत्तेजित थे, और 2-3 दिन बीत जाने के बाद पुलिस को ऐसा लगा, ऐसा आज भी लगता है लोगों को, अब तो हमारे बहुत से ध्येय फाउंडेशन के बच्चे पुलिस में हैं, तो पता चलता है कि पुलिस पर दबाव कितना है। पर युवा होते समय ऐसा लग रहा था कि शायद जो बच्चे हैं उनको लग रहा था कि पुलिस उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, और ऐसी अफवाह थी कि ये कुछ ताकतवर लोग उनको बचा रहे हैं। छात्रों का गुस्सा बढ़ा, और तभी पता चला कि उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर साहब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी निराला नगर में एक सरस्वती शिशु मंदिर के कार्यक्रम में आए हैं। उस कार्यक्रम में ढेर सारे लोग पहुंचे। उस कार्यक्रम में बच्चों का ये था कि वो मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात कहेंगे और बताएंगे कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जब वहाँ भीड़ पहुँची तो पुलिस ने जैसा होता है पहले रोका, फिर डराया, फिर धमकाया, लेकिन बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हम तो मिलेंगे ही। तो एक पुलिस अधिकारी आया और उसने कहा कि केवल 2 लोग जाएंगे, अंदर और किसी को जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आखिर में 2 लोगों को अनुमति मिली, और वो 2 लोग जब अंदर पहुंचे तो वहाँ चूंकि मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त थे, हम लोग 2 लोगों को गेट के बाहर बैठा दिया गया। 1 घंटे में उन 2 बच्चों की जाहिर बात है गुस्सा, आक्रोश बार बार हो रहा था। तभी एक व्यक्ति कोई आया और उसने कहा कि माननीय राजनाथ सिंह आपको बुला रहे हैं। हम लोग उठे, एक छोटे से कमरे में
पता नहीं माननीय जी को याद है कि नहीं याद है, एक छोटे से कमरे में हम लोगों को ले जाया गया। माननीय जी सामने बैठे थे और जैसा होता है उसमें एक बच्चा ज़्यादा वाचाल था, हो सकता हमारी तरह हो, वो ज़्यादा बोल रहा था, उसका गुस्सा बार बार पनप रहा था। माननीय जी बहुत शांत चित्त गंभीर बैठे हुए थे। पहले उन्होंने पूरी बात सुनी, उन्होंने पूरा मुद्दा समझा और जब बोलते बोलते उस बच्चे का गला रूंधने लगा, माननीय जी अपनी कुर्सी से आए और उस बच्चे के बगल में बैठ गए और उस बच्चे का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और कहा कि अपनों के खोने का, मैं कोट अनकोट माननीय जी के शब्द बता रहा हूं, अपनों के खोने का दर्द बेटा मुझे पता है। मैं तुम्हारा दर्द तो कम नहीं कर सकता, पर एक चीज की गारंटी दिलाता हूं कि तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। और न्याय उनकी आगे के शब्द जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा न्याय तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि तुम लोगों के किसी मित्र की हत्या हो गई। अगर वो हत्यारे नहीं पकड़े गए तो इस लखनऊ ही नहीं, इस प्रदेश के युवाओं का शासन और सत्ता से विश्वास खत्म हो जाएगा। और लोकतंत्र जो है वो ताकत से नहीं चलता, लोगों के भरोसे से चलता है, लोगों की निष्ठा से चलता है जो सरकार पर होता है। वो बच्चा जो पहले बहुत आक्रोशित था, शांत हो गया। कहते हैं कि जब तर्क प्रभावी होते हैं और तर्क को शब्द मिल जाए तो गद्य का प्रोज का रूप लेता है। जब भाव प्रभावी हो और शब्द मिल जाए तो कविता बन जाती है। पर भाव जब प्रबल हो जाए, शब्द न मिल रहे हों, तो वो आंसू बह के निकलने लगते हैं। उस बच्चे की आंखों में आंसू निरंतर बहते रहे, वो कुछ नहीं बोला, वो चला गया। माननीय जी, आपने जिस बच्चे का हाथ पकड़ा था, उस बच्चे ने 25 साल में 28 राज्यों, 8 संघ शासित क्षेत्रों में 5000 से ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर बनाए हैं। वो बच्चा मैं हूँ जो आपके सामने क्या हूँ खड़ा। आपने जो भरोसा और उम्मीद उस बच्चे की आंखों में दिया है, उस बच्चे ने अपना ध्येय वाक्य बना लिया। हर निराश हताश आंखों में उम्मीद की किरण कैसी भरी जाए। हर उस आंखों में जहां उम्मीद खत्म हो रही हो, भरोसा खत्म हो रहा हो, उस भरोसे को कैसे जगाया जाए। तो जो बीज भरोसे और उम्मीद का उस दिन आपने डाला था, वो वटवृक्ष बनकर खड़ा है आपके सामने और उसकी शाखाएं पूरे भारत में क्या हुई हैं, फैली हुई। मैं जानता हूं आपके जीवन में अर्जुन बहुत होंगे, पर कई हमारे जैसे एकलव्य भी हैं जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आपके लिए कुछ न कुछ कर रहे होंगे, कुछ न कुछ सोच रहे होंगे। दूसरी बात जो मैं, समय कम है, मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग माननीय जी को सुनने आए हैं, हमें शायद सुनने नहीं आए होंगे। और ज़्यादातर बच्चे तो हमारे छात्र हैं, उनको लगता होगा गुरुजी पहले भी पकाते थे, अभी भी पका रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे कहूँगा कि जब तक माननीय जी नहीं आए थे, इस रो में हमारे सारे इस साल के सिलेक्टेड बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ लोग घेर के बैठे थे, उसमें अभिषेक कहाँ हो, खड़े हो जाओ जरा। अभिषेक ये बच्चा है, अपने हाथों से इसने माननीय जी का एक अपने हाथों से स्केच बनाया। वहीं एक मिनट अभिषेक, वहीं रख दो, अभी बुला दे, वहीं रख दो, दे देना। अभिषेक ने कहा कि सर पता नहीं माननीय जी हमको जानते हो ना जानते हो, मिलने का मौका मिले या ना मिले, आप बस उनको ये कह दीजिएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लखनऊ शहर को इतना सुंदर और बेहतरीन बनाने के लिए। जिस तरह से वो जो फ्लाईओवरों का जाल है, जिस तरह से सड़कों का जाल है, जब हम लोग जाते हैं दिल्ली तो गर्व से अपना सीना फूल जाता है। एक लड़की प्रतीक्षा, हमारी UPS PCS की टॉपर है इस साल, प्रतीक्षा खड़ी हो जाओ। प्रतीक्षा के शब्द सुनिए। प्रतीक्षा ने कहा कि सर माननीय जी को धन्यवाद कहिएगा
कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतना काम किया। आज एनडीए में, सीडीएस में लड़कियों को मौका मिला, और वो लड़कियां जब काम करती हैं तो आज हमें जब मौका मिलता है तो कल को जब हम ये मौका पाएंगे तो हम भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्या करेंगे, काम करेंगे। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे, उन्हीं में से चेहरे याद नहीं आ रहे हैं, बहुत भीड़ थी, तब तक ये था कि माननीय जी वहाँ से चल चुके हैं। किसी ने कहा कि सर हम लोग किताब में पढ़ते थे करंट में कि भारत डिफेंस का इंपोर्टर है, लेकिन अब जब सुनते हैं कि हम ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया को, तो गर्व होता है सर कि क्या ये भी दिन देखना था कि हम इंपोर्टर की जगह क्या हो गए हैं, एक्सपोर्टर हो गए। एक बच्चे ने और ख़ास बात कही, उसने कहा कि सर पहले हम लोग पढ़ते थे कि चीन की जो बॉर्डर लाइन था LAC, वहाँ पर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की सरकारें नहीं बनाती थी। अब उस बच्चे ने अपना रीजन दिया, आप लोग सहमत हो ना सहमत हो, उस बच्चे का रीजन सुन लीजिए। उसने कहा सड़कें सर इसलिए नहीं बनाते थे कि 1962 के दिन ना आ जाए, और चीन की सेना जब सड़कें नहीं होंगी तो आसानी से घुस नहीं पाएगी। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें बताया है कि ये 1962 का भारत नहीं है, हमारी सीमा पे आओगे घुस के मारेंगे। और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया आक्रामक रूप से, एग्रेसिव रूप से, और हमारी सेना का जो भरोसा जगाया, सर गर्व से छाती फूल कर क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। मैंने कहा कि इसमें क्या खास बात है, आपने अपने प्रतिनिधि को लखनऊ में चुना, और वो प्रतिनिधि का काम ही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। आपने अपने डिफेंस मिनिस्टर को चुना, उस डिफेंस मिनिस्टर का काम है आत्मविश्वास जगाना। क्या ऐसा खास तुम्हें माननीय जी में दिखा जो तुम्हें लग रहा है ये उन्हें औरों से अलग बनाता है? बच्चे खामोश हो गए। वो बात मैं पूरी नहीं कर पाया था, वो बात मैं इस स्टेज से पूरी करके बता रहा हूं। 2 शब्द होते हैं, एक होता है पॉलिटिशियन और एक होता है लीडर और स्टेट्समैन। पॉलिटिशियन जो है वो आज पे बात करता है, करंट पे। आपके पास 2 चीजें लेकर आता है, एक आता है प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए प्रोग्राम। वो बताता है कि तुम्हारे लिए सड़क बनवा दूंगा, तुम्हारे लिए बांध बनवा दूंगा, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो प्रोग्राम को पूरा करने की बात करता है। वो वर्तमान की बात करता है, आज की बात करता है। पर कोई आपसे वोट मांगने जाए और आप उससे पूछिए कि हमारे लिए तो ठीक है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या, हमारे पोते के लिए क्या, 2050 का भारत कैसा होगा? कोशिश करके देखिएगा, बहुत कम लोग होंगे जिस इसका उत्तर दे पाएंगे। पर जो लीडर होता है वो आज की भी बात करता है और भविष्य के भारत की भी बात करता है। वो दूरदृष्टा होता है, वो विजनरी होता है, उसके पास एक रोड मैप होता है कि दुनिया को में भारत का स्थान कैसे दिलाना है। मेरे आर्गुमेंट है, और ये आर्गुमेंट मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप सहमत हों तो मैं चाहूंगा कि आर्गुमेंट सुनने के बाद जोरदार तालियों से माननीय जी तक आवाज जानी चाहिए कि आप पॉलिटिशियन नहीं, लीडर हैं। और ये बात मैं भावनाओं से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं आर्गुमेंट और तर्क के साथ कर रहा हूं। आज आपने सुना होगा कि सभी लोग कहते हैं कि जो सड़कें होती हैं वो विकास की धमनियां होती हैं, सड़कें नहीं होंगी तो विकास नहीं होगा। और हम आज यूपी में गर्व से कहते हैं कि हम एक्सप्रेसवे के पूरे उसमें बिछे हुए हैं, हम गर्व से कहते हैं। आपको पता है 1999 में 2 स्टेट्समैन, पहला अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने ये सपना दिया भारत को कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के रूप में ये सड़कें बननी चाहिए, इन्हीं में भारत का भविष्य है। और उन्होंने जिस सेनापति को चुना उनका नाम था माननीय राजनाथ सिंह, जो भूतल परिवहन मंत्री के रूप में क्या हुए, सामने आए। इसमें से बहुत से बच्चे हैं जो किसान परिवार के हैं, वो किसानों से जुड़े हुए हैं। आप किसी भी किसान से जाके पूछिए, सबके घरों में होंगे, किसी किसान को सब्सिडी नहीं चाहिए। किसान जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति किसी पृथ्वी पे होता नहीं है। और वो जो स्वाभिमान है, यही कारण है कि शहरों के लोग जब बैंकों का लोन नहीं दे पाते हैं तो विदेश भाग जाते हैं। किसान नहीं दे पाता है, उसका स्वाभिमान मर जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। उस किसान को क्या चाहिए? उसको चाहिए ज्ञान, सूचना,
सूचना किस चीज की, कि क्या बोना है, कैसे बोना है, मार्केट क्या है, कहां पे अपना सामान बेच सकते हैं, इस साल का मानसून कैसा रहेगा, यानी सूचना पहली चीज। और अगर अनिश्चितता का दौर आए, मानसून खराब हो जाए, तो उसको इंश्योरेंस चाहिए, यानी उसको ये एहसास दिलाने जाने की जरूरत है कि तुम मेहनत करो, अगर तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हुई प्रकृति के द्वारा तो हम उसे पूरा करेंगे। 20 साल पहले आज से, जब गूगल की दुनिया नहीं थी, जब लोग जानते नहीं थे गूगल, फेसबुक और सूचना तंत्र क्या था, एक भविष्य दृष्टा के दिमाग में आया कि किसानों को एक कॉल सेंटर मिलना चाहिए जिसका नंबर है 1551, और एक इंश्योरेंस स्कीम मिलनी चाहिए जिससे जब उनके फसल नुकसान हो जाए तो उनको फायदा हो। वो थे माननीय राजनाथ सिंह, जब वो कृषि मंत्री। लोकतंत्र की एक विडंबना होती है। वो विडंबना क्या है कि अगर मिठाई वाले में और एक डॉक्टर में इलेक्शन करा दिया जाए तो मिठाई वाला जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉलीपॉप या रेवड़ी बांट सकता है। पर अच्छा लीडर और स्टेट्समैन कौन है? जो जानता हो कि हमारी जनता के सुख में, कल्याण में क्या चीजें हैं, और अगर टफ से टफ डिसीजन लेना पड़े तो वो चूकता नहीं। आज से 30 साल पहले एक भविष्य दृष्टा ने 1992 में नकल अध्यादेश लागू किया। वो जानता था कि इसके परिणाम अच्छे हों या बुरे, बच्चों में एक उन्माद क्रिएट किया जा सकता है कि तुम नकल नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। पर वो अपनी मूल प्रवृत्ति से वो व्यक्ति शिक्षक था। वो जानता था कि बच्चों का भविष्य किसमें है, बच्चों का सुख किसमें है, कल्याण किसमें है। और जब आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस प्रदेश को नकल मुक्त अभियान बनाकर घोषित करना है, तो 30 साल पहले इसका सपना देखा था माननीय राजनाथ सिंह ने, जब वो कुल मिलाकर अब आपसे मैं पूछता हूं कि वो पॉलिटिशियन है कि वो लीडर है। जोरदार ताली से होना चाहिए कि वो पॉलिटिशियन नहीं, लीडर हैं, स्टेट्समैन हैं, वो भविष्य दृष्टा हैं। वो आपके लिए वो संभावनाएं लेकर आएंगे जो शायद किसी और पॉलिटिशियन में नहीं है। मैं जानता हूं ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, माननीय जी अपनी बात कहें, अपने आशीर्वचन दें उन बच्चों के लिए जो देश का भविष्य है। और मैं माननीय जी से कहूँगा कि एकलव्य की तरह मैंने भी आपको एक अपनी तरफ से एक छोटा सा अंगूठा तो नहीं, एक छोटा सा दिया है। आज लखनऊ जिले में जिलाधिकारी से लेकर एडीएम से लेकर सारे बच्चे धे फाउंडेशन के हैं। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और वो आपके साथ काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।